1978 के अक्टूबर नवंबर तक CIA के लिए ईरान नाइटमेयर बन चुका था। वॉशिंगटन से हर दिन आदेश आता, स्थिति का आकलन दो, शाह की मानसिक स्थिति बताओ, भीड़ पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। लेकिन तेहरान में CIA स्टेशन प्रमुख अब खुद असमंजस में थे। उनकी एजेंसियां सबाक सहित अब जनता के डर से खुलकर काम नहीं कर रही थी। अमेरिकी राजदूत विलियम सुलिवन ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट में लिखा, द गेम इज ओवर, वी हैव लॉस्ट ईरान। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब वही जनता CIA और शाह दोनों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। हर गली, हर चौक, हर आवाज में एक ही पुकार थी, हम आजादी चाहते हैं, अपने देश से विदेशी दखल खत्म करो। तो आखिर क्या हुआ था ऐसा? क्यों जनता अपने ही शाह से नफरत करने लगी? शाह और CIA के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसने पूरे ईरान को हिला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, जिस CIA ने शाह को गद्दी पर बिठाया था, उसे खुद ईरान से भागना क्यों पड़ा? इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं उस क्रांति की आग में जो ईरान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाली। 1908 में ईरान में तेल की खोज ने इस देश को मध्य पूर्व की राजनीति का केंद्र बना दिया। ब्रिटिश साम्राज्य, जिसने पहले से ही भारत और खाड़ी के इलाकों पर नियंत्रण रखा हुआ था। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी AIOC, जो बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम BP बनी, उस दौर में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब रजा शाह को हटा दिया गया और उनके पुत्र मोहम्मद रजा शाह पहलवी को सिंहासन पर बैठाया गया, तब एक नया राजनीतिक युग शुरू हुआ। लेकिन यह युग विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव, दूसरी तरफ देश के अंदर बढ़ता राष्ट्रवाद। 1940 के दशक के अंत तक ईरान में एक नया नाम तेजी से उभर रहा था, मोहम्मद मोसद्देक। वह इंटेलेक्चुअल, राष्ट्रवादी और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने खुलकर ब्रिटिश तेल कंपनियों के शोषण का विरोध किया और 1951 में जब वे ईरान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना। यह फैसला अमेरिका और ब्रिटेन को कांटे की तरह चुभा। मोसद्देक की यह नीति ईरानी जनता के लिए गर्व का विषय बन गई, लेकिन पश्चिमी देशों, विशेषकर ब्रिटेन और अमेरिका के लिए यह एक खतरे की घंटी थी। 1950 के दशक की शुरुआत में विश्व राजनीति पर कोल्ड वॉर की छाया गहराई हुई थी। अमेरिका को डर था कि अगर मोसद्देक की सरकार को साम्यवादी रुझानों वाले दलों जैसे तुदेह पार्टी का समर्थन मिलता रहा तो ईरान सोवियत संघ की ओर झुक सकता है। ब्रिटेन ने इस डर का फायदा उठाया और अमेरिका को समझाया कि मोसद्देक एक खतरनाक नेता है जो पश्चिमी हितों के खिलाफ है। इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर और उनकी एजेंसी CIA ने ब्रिटिश एजेंसी MI6 के साथ मिलकर एक ऑपरेशन तैयार किया, ऑपरेशन एजैक्स। कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर, जो तख्ता पलट का सूत्रधार था, वह अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का पोता था और CIA में एक वरिष्ठ अधिकारी था। उसे ईरान भेजा गया ताकि वह स्थानीय स्तर पर सरकार गिराने की साजिश को अंजाम दे सके। कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर, उसका काम था ईरान के अंदर विरोधी गठों को एकजुट करना, मीडिया और धार्मिक नेताओं को प्रभावित करना और शाह को वापस सत्ता में लाने की योजना तैयार करना। रूजवेल्ट जूनियर ने तेहरान पहुंचकर गुप्त रूप से ब्रिटिश एजेंटों, शाह समर्थक राजनेताओं और कुछ धार्मिक मौलवियों से संपर्क किया। उसने अमेरिकी दूतावास के अंदर एक गुप्त कमांड सेंटर बनाया जहां से ऑपरेशन एजैक्स को चलाया गया। CIA ने उस समय लगभग $10 लाख खर्च किए, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी राशि थी। यह पैसा पत्रकारों, विरोधी नेताओं और भीड़ को खरीदने में लगाया गया ताकि मोसद्देक के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। रूजवेल्ट जूनियर ने सबसे पहले ईरान के अखबारों और रेडियो स्टेशनों को निशाना बनाया। CIA के फंड से कई पत्रकारों को खरीदा गया ताकि वे मोसद्देक के खिलाफ झूठी खबरें छापें, जैसे कि मोसद्देक इस्लाम विरोधी है, वह शाह की हत्या करवाना चाहता है।
वह तुदेह पार्टी के साथ मिलकर साम्यवाद फैला रहा है आदि। इन खबरों से धीरे धीरे जनता के बीच भ्रम और असंतोष फैलने लगा। इसके बाद सीआईए ने भीड़ प्रबंधन की रणनीति अपनाई। तेहरान की गलियों में किराए की भीड़ उतारी गई। कुछ लोग मोसद्दिक के समर्थन में और कुछ उसके विरोध में झगड़े करने लगे। इन झगड़ों से शहर में अराजकता फैली और सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह पहली बार था जब सीआईए ने इतनी व्यवस्थित रूप से किसी देश के भीतर अराजकता पैदा कर सत्ता परिवर्तन का प्रयोग किया। जब हालात गंभीर होते गए, शाह मोहम्मद रजा पहलवी डर गए। उन्होंने मोसद्दिक को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करने का आदेश दिया, लेकिन मोसद्दिक ने उसे अस्वीकार कर दिया और शाह को तानाशाह कहकर आलोचना की। इसके बाद शाह अपनी पत्नी के साथ देश छोड़कर इराक और फिर रोम भाग गए। रूजवेल्ट जूनियर ने हार नहीं मानी। उसने शाह के नाम से एक नकली शाही आदेश जारी करवाया, जिसमें सेना को आदेश था कि वह मोसद्दिक को गिरफ्तार करें। कुछ दिनों के भीतर सीआईए के एजेंटों ने सैन्य अफसरों को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। 19 अगस्त 1953 को तेहरान में तख्ता पलट हुआ। सीआईए और शाह समर्थक सेनाओं ने प्रधानमंत्री मोसद्दिक के घर पर हमला किया, रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया और पूरे देश में यह प्रचार फैलाया कि शाह लौट आए हैं और मोसद्दिक गिरफ्तार हो गए हैं। मोसद्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया और शाह की सत्ता बहाल कर दी गई। सीआईए के रिकॉर्ड के अनुसार उस दिन कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर ने अमेरिकी एम्बेसी में बैठकर अपने वायरलेस पर वॉशिंगटन को संदेश भेजा। द ऑपरेशन हैज सक्सीडेड, द शाह इज सेफ, द मिशन इज अकम्प्लिश्ड। ऑपरेशन एजैक्स सफल हुआ, लेकिन इस सफलता की कीमत ईरान की जनता ने चुकाई। एक लोकतांत्रिक सरकार जो जनता के वोटों से चुनी गई थी, उसे केवल तेल के मुनाफे और शीत युद्ध की राजनीति के लिए गिरा दिया गया। शाह को अब अमेरिकी समर्थन पूरी तरह मिल गया। वह अगले 25 वर्षों तक एक तानाशाह के रूप में राज करते रहे, लेकिन यह राज भय और असमानता पर टिका था। साल गुजरते गए। तेहरान की सड़कों पर बड़ी बड़ी कारें दौड़ने लगी। महलों में विदेशी मेहमानों की पार्टियां होने लगी। लेकिन दूसरी ओर गरीब जनता भूख, बेरोजगारी और अन्याय से कराह रही थी। शाह मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिका का सबसे वफादार साथी बन चुका था। अमेरिकी तेल कंपनियां ईरान के तेल से अरबों डॉलर कमा रही थीं और ईरानियों को उनके ही जमीन का हिस्सा नहीं मिल रहा था। सीआईए के सलाहकार हर मंत्रालय में बैठे थे। हर नीतिगत निर्णय के पीछे अमेरिका का हाथ था और धीरे धीरे जनता के दिलों में एक गहरी नफरत पनपने लगी। इसी समय एक और शक्ति चुपचाप पनप रही थी, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी। वह एक धार्मिक विद्वान थे जो शाह की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलता था। एक धर्मगुरु जिसने शाह के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। खोमैनी ने कहा, अमेरिका ने हमारे शाह को अपनी कठपुतली बना दिया है। 1970 के दशक के मध्य में जब महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लगी, तब धार्मिक विद्रोह की जड़ें फिर से हिलने लगी। निर्वासित आयतुल्लाह खोमैनी अब इराक के नजफ से नियमित संदेश भेज रहे थे। उनके भाषण अब ऑडियो कैसेटों में रिकॉर्ड होकर ईरान के हर कोने में पहुंचते थे। दुकानों, मस्जिदों और विश्वविद्यालयों में लोग इन्हें चोरी छिपे सुनते थे। उनका संदेश सरल था लेकिन शक्तिशाली। शाह सीआईए का गुलाम है। उसने इस्लाम की आत्मा बेच दी। हमें ईरान को विदेशी ताकतों से आजाद कराना होगा। और ऐसे भाषण से लोगों में आक्रोश पनपने लगा। सीआईए को खोमैनी की बढ़ती लोकप्रियता पर शुरुआती रिपोर्टें मिली, लेकिन उन्होंने इसे धार्मिक उत्साह कहकर नजरअंदाज किया। लेकिन यही गलती सीआईए को भारी पड़ गई। जनवरी 1978 में सरकारी अखबार इत्तलाआत ने एक लेख छापा जिसमें खोमैनी को विदेशी एजेंट और देशद्रोही कहा गया। यह लेख सीआईए के दबाव में छपवाया गया था ताकि खोमैनी की छवि खराब हो। पर हुआ उल्टा, जनता भड़क उठी। कुम शहर में धार्मिक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सव्वाक ने गोलीबारी की जिसमें कई लोग मारे गए। ईरानी परंपरा के अनुसार शहीदों की 40वीं दिन बाद मनाई जाती है। हर 40वें दिन नए प्रदर्शन हुए और हर बार और अधिक लोग मारे गए। इस चक्र ने पूरे देश को जला दिया। तेहरान के जलहे चौक पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। वे निहत्थे थे, बस नारे लगा रहे थे, खोमैनी जिंदाबाद,
सवाक और सेना ने गोलियां चलाईं। सैकड़ों लोग मारे गए, कई घायल हुए। यह नरसंहार पूरे देश में क्रोध की ज्वाला बन गया। खुमैनी ने निर्वासन से कहा, अब बात सुधार की नहीं, क्रांति की है। अब कोई वापसी नहीं। CIA ने शाह को सलाह दी कि आपातकाल को सीमित करो और राजनीतिक संवाद शुरू करो, लेकिन अब जनता किसी संवाद पर विश्वास नहीं करती थी। शाह को अब डर लगने लगा, वही डर जो उसने 1953 में मोसद्दिक पर थोपकर खुद बचा लिया था, अब उसके सिर पर मंडरा रहा था। अमेरिका की स्थिति कठिन थी। एक ओर उनका मित्र राजा था, दूसरी ओर ईरान की सड़कों पर लाखों लोग अमेरिका गो होम के नारे लगा रहे थे। CIA ने आखिरी रिपोर्ट भेजी, शाह की सत्ता समाप्त हो रही है। अगर कोई चमत्कार न हुआ तो आने वाले महीनों में राजशाही खत्म हो जाएगी। यह रिपोर्ट जब जिमी कार्टर के हाथ में पहुंची तो उन्होंने केवल इतना कहा, इट्स टू लेट, वी क्रिएटेड दिस मॉन्स्टर। 1978 के अंत तक ईरान में वह सब हो चुका था जो CIA ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग नारे लगा रहे थे, शाह मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, खुमैनी जिंदाबाद। खुमैनी अब पेरिस के उपनगर में निर्वासन में थे, जहां से वे हर दिन पत्रकारों को संबोधित करते, इंटरव्यू देते और अपने संदेश भेजते थे। उनकी आवाज टेपों और पर्चों के माध्यम से ईरान पहुंचती थी। खुमैनी अब हर घर का नाम बन चुके हैं। वह अब सिर्फ मौलवी नहीं बल्कि प्रतीक हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक। यह रिपोर्ट वॉशिंगटन पहुंची, पर वहां इसे धार्मिक उन्माद कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। शाह अब मानसिक रूप से टूट चुके थे। वह हर बैठक में कहते, CIA ही अब मेरे दुश्मन हैं। उन्होंने मुझे गलत सलाह दी। 16 जनवरी 1979 का दिन इतिहास में अंकित हो गया। उस दिन शाह ने अंतिम बार ईरान छोड़ा। वो अपनी रानी फराह पहलवी के साथ विमान में सवार हुए और मिस्र के लिए उड़ान भरी। शाह के जाने के बाद ईरान में शक्ति का खालीपन बन गया। जनवरी के अंत तक लाखों लोग खुमैनी की वापसी की प्रतीक्षा करने लगे। जब विमान उतरा तो उसका स्वागत लगभग 50 लाख लोगों ने किया। इतनी भीड़ शायद आधुनिक इतिहास में किसी भी राजनीतिक नेता के स्वागत में नहीं हुई थी। फरवरी 1979 में खुमैनी ने अस्थायी क्रांतिकारी सरकार बनाई, जिसमें मेहदी बाज़ारगान प्रधानमंत्री बने। लेकिन जल्द ही अमेरिका के प्रति रोष और गहराता गया। सवाक को भंग कर दिया गया। CIA के अधिकांश एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए या भाग निकले। अमेरिकी दूतावास के बाहर रोजाना प्रदर्शन होने लगे। इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता, उसकी परछाइयां दशकों पहले डाली जाती हैं और फिर एक दिन वे परछाइयां हकीकत बनकर पूरी दुनिया को बदल देती हैं। एक मौलवी जिसे CIA ने अप्रभावी कहा था, वापसी पर 5 मिलियन लोगों के स्वागत से उतरा, मानो कोई देश अपना खोया हुआ पिता पा गया हो। क्रांति खत्म नहीं होती, वह सिर्फ एक नए युग की शुरुआत करती है।